देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की संरचना मीन्स एटम किस टाइप का बना हुआ है, कैसा होता है। वैसे तो हम एटम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि एटम क्या है। एटम वो सबसे छोटा सा छोटा पार्टिकल है जो मैटर बनाने में यूज होता है, या हमने उसको और इस लैंग्वेज में बोला है कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। एटम atom when combined together that will be combined together to form molecule को combine करेंगे तो क्या होगा मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नोन एज एटम। लेकिन हमने कहा था, डाल्टन ने कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसकी एक कमी आ गई। उसमें आपने पढ़ा है कि उसके अंदर कुछ और पार्टिकल भी होते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हम इसमें पढ़ेंगे कि एटम अगर छोटे से छोटा पार्टिकल है तो उसमें कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल भी हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन है, जैसे न्यूट्रॉन है। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका क्या आपस में कुछ रिलेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एटम के जो तीन छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन, जिसे जो किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने, फ्रॉम द किससे? कैथोड रे से। और इसके बाद दूसरा प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज, जो कैथोड रे जिसे रिसर्च किया था, सर्च किया था, फाइंड आउट किया था ई गोल्डस्टेन ने। तीसरा न्यूट्रॉन, जिसे सर्च किया था किसने? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था उसको उसने सिंबल दे दिया ई। प्रोटॉन जो ई गोल्डस्टेन ने रिसर्च किया था उसको दे दिया पी प्लस। और चैडविक न्यूट्रॉन उसको एन दे दिया जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम का जो मॉडल है, वो देने वाले कौन कौन है? वो तीन साइंटिस्ट हैं। पहला थॉमसन, जे जे थॉमसन, उसने एटॉमिक मॉडल दिया। जे जे थॉमसन ने एक। दूसरा एटॉमिक मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। तीसरा दिया बोहर्स ने। सबसे पहले जे जे थॉमसन ने दिया। जब ये कुछ उसमें कमियां थी, उन कमियों को दूर किया रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर दिया। फिर उसमें भी कुछ कमियां थी तो बोहर्स ने भी एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर दिया। John Dalton considered atom to be smallest individual identity. Individual entity means सबसे entity means particle exist. इसका मतलब उसने ये कहा कि एटम जो है सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है। मींस इंडिविजुअल विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर, जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। विच कैन नॉट डिवाइड उसने ये कहा था। बट हिज कॉन्सेप्ट हैड टू बी डिस्कार्टेड, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो था वो माना नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में उसका जो मॉडल उसने जो बताया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब उससे भी कुछ छोटे पार्टिकल हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? एटम के अंदर। When the scientists through through the experiment were able to find out the existence of the charge, electron, proton and neutron particle in the atom। जब साइंटिस्ट उस किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू गए, साइंटिस्ट थ्रू द एक्सपेरिमेंट या गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट के थ्रू गए, तो उन्होंने पाया कि कुछ चार्ज पार्टिकल हैं, कुछ एग्जिस्ट होते हैं इस एटम के अंदर। इस एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं जो एग्जिस्ट होते हैं। वो जो चार्ज पार्टिकल हैं, उन्होंने उनको कुछ नाम देने की कोशिश की और वो नाम उन्होंने दिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद उसने कहा दीज पार्टिकल वर कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल। वो जो सारे के सारे जो पार्टिकल थे, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, उन्हें बोल दिया उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल। किसके? एटम के। तो इसका मतलब व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन सबसे पहले एक ही पार्टिकल मिला, एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले एक ही पार्टिकल मिला एटम के अंदर पाया गया, तीनों एक साथ नहीं पाए गए। जो सबसे पहले पाया गया उसी ने बताया कि एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल इज फाउंड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर वो छोटे से छोटा पार्टिकल कम से कम एक तो है। और वो किसने बताया? देखो ध्यान से, वो बताया जे जे थॉमसन ने, क्योंकि प्रोटॉन पहले डिस्कवर्ड हो गया था, फिर इलेक्ट्रॉन ढूंढा उसने बाद में। एटम एंड मॉलिक्यूल आप पढ़ चुके हो। एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल। और इस एटम को अगर हम इसमें कंबाइन कर देते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका मतलब एटम और मॉलिक्यूल दोनों
आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। पढ़ चुके हो कि जो बेसिक, जो सबसे छोटा और जो बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है पार्टिकल का, ओ सॉरी मैटर का, वो हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंटिंग देम। हर मैटर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। और अलग अलग फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट होते हैं? क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंट, उनकी बनावट, वो मेड अप ऑफ अलग अलग मैटर से, अलग अलग एटम से बने हुए हैं। हर मैटर अलग अलग है। क्यों बना अलग अलग है? क्योंकि उनका एटम और उनके मॉलिक्यूल सारे अलग अलग हैं। इनके इसलिए हर मैटर की बनावट भी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि मैटर मॉलिक्यूल और एटम से बना है, और अलग अलग एटम से बनेगा तो मैटर भी की बनावट भी अलग अलग होगी। अब चार्ज पार्टिकल, क्या मैटर, कोई भी मैटर ले लिया आपने, क्या मैटर चार्ज पार्टिकल है? हाँ जी है। अब मैटर चार्ज पार्टिकल कैसे, देखिए ध्यान से, मैटर आर चार्ज पार्टिकल, यस। जब हमने क्या करा, पहला पॉइंट, जब हमने सूखे बालों में कंघी की, सूखे बालों में हमने कंघी की और उसे रब किया, एक बारी, दो बारी, तीन बारी रब किया, ड्राई हेयर में जब कंघी की, तो इसका मतलब उस कंघी के अंदर चार्ज आ गया। जो कॉम थी, कंघी थी, उस कंघी के अंदर चार्ज आ गया। और वो चार्ज आए कहां से? क्योंकि हेयर ने चार्ज ट्रांसफर कर दिए, किसमें? कंघी में कर दिए। और कंघी के अंदर चार्ज कौन से आ गए? वो नेगेटिव चार्ज आ गए। और दिए किसने? बाल से ट्रांसफर हुए। तो बाल में कौन से चार्ज आ गए? पॉजिटिव। इसका मतलब कॉम के अंदर कौन से चार्ज आ गए? प्लस और सेकंड नेगेटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रॉन आ गए एक तरह से। और जब हेयर, ड्राई हेयर में हमने रब किया तो उसने चार्ज ट्रांसफर किया, तो इसके अंदर हो गए पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू कॉम, हेयर से कंघी में ट्रांसफर हुए, तो कंघी के अंदर चार्ज आ गए नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आ गए, तो इसका मतलब हेयर में पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल नंबर में होते हैं। दूसरा एग्जांपल और बता रखा है, जब हमने किसी ग्लास रॉड, रब द ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर द इन्फ्लेटेड बैलून। हमने क्या किया? ग्लास रॉड को एक सिल्क कप के कपड़े में रब किया। जब उसको रब कर देंगे तो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से क्या हुआ? ऑटोमेटिकली चार्ज आ गए उसके अंदर। किसके अंदर? ग्लास रॉड के अंदर चार्ज आ गए। जब हमने ग्लास रॉड को उस गुब्बारे, फूले हुए गुब्बारे के पास ले गए, तो क्या हुआ? जो गुब्बारा जो था उस ग्लास रॉड में स्टिक हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्ज आ गए। तो चार्ज प्रोड्यूस हुए कब? जब मैंने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ में, सिल्क क्लॉथ में रब किया तो मेरे पास चार्ज आ गए। सबसे छोटे चार्ज आ गए। ग्लास रॉड गेट पॉजिटिव एंड, जो जब उसको रब किया तो ग्लास रॉड क्या है? पॉजिटिव, और सिल्क क्या है? नेगेटिव, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गए? चार्ज आ गए। अब इसके बाद क्या करा है, देखो ध्यान से, रबिंग टू ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं टुगेदर, तो वो क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, मींस एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज, एक के अंदर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे कई बार देखा होगा, अब बर्थडे में बैलून इन्फ्लेटेड करते हो, गुब्बारा फुलाते हो, उस गुब्बारे को आप अपने सिल्क क्लॉथ में रब करिए, सूती कपड़े में उसको 4-10 बारी रब करिए, उसके बाद उसको दीवार में चिपकाइए, दीवार में चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा? क्योंकि फ्रिक्शन हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और वो चार्ज कहाँ गया? दीवार में। चार्ज बैलून में आ गया, बैलून को हमने दीवार में चिपकाया तो दीवार में चिपक गया। तो इसका मतलब जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उनके अंदर चार्ज आता है। अब कहोगे जी क्या नाम है, हमने दो लकड़ियों को रब किया तो चार्ज नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर, उनकी प्रॉपर्टी, उनके अंदर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, जिसके जो देखा ना, सॉरी, न्यूट्रल मीन बेटे इंसुलेटर है, ध्यान है ना, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होंगे। एटम्स ऑफ इंडिविजुअल डिविजिबल पार्टिकल, एटम इज डिविजिबल मींस डिवाइड हो सकता है, एंड कंसिस्ट द चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब एटम डिवाइड हो सकता है, और जिसके अंदर क्या है? चार्ज पार्टिकल है। कौन से? अभी आपने बताया पॉजिटिव नेगेटिव। अब कहोगे जी चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब मैटर एटम से बना है, और मैटर में चार्ज है तो एटम में भी चार्ज हो गया। और कौन से चार्ज है? अभी आपने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव। एटम इज सिंपलेस्ट इन डिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे छोटा है, फिर भी उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, कम से कम एक तो है ही। वैसे दो भी है, तीन भी है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कम से कम एक तो है ही। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया, किसने खोजा? जे थॉमसन ने। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। अब वो डिस्कवर्ड कब हुआ? उससे पहले प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो चुका था। अब प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ? देखिए ध्यान से, अभी करते हैं डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे, ई गोल्डस्टीन। जब चार्ज, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उस डिस्चार्ज ट्यूब में किसी एक एंड से, किसी एक रॉड एंड से
क्या निकल रही थी? रे निकल रही थी। कौन सी रे निकल रही थी? कैनाल रे निकल रही थी, गैस निकल रही थी। और वो किधर की तरफ जा रही थी? पॉजिटिव की तरफ से निकल रही थी। तो इसका मतलब उस रे का, कैनाल रे का नाम दे दिया क्या? उसको हम क्या दे दिया कि इसके अंदर पॉजिटिव रे निकल रही है। पॉजिटिव रे, इसका मतलब इसके अंदर पार्टिकल है, जो गैस निकल रही है, जो रे निकल रही है, वो चार्ज पार्टिकल है। और वो चार्ज पार्टिकल कौन से चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव या नेगेटिव? उसने नाम दे दिया पॉजिटिव। किसने दिया? ई गोल्डस्टीन ने। उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उसने नाम दे दिया, उसने क्या नाम दे दिया? उसने दे दिया उसको नाम प्रोटॉन दे दिया। तो इसीलिए ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया। और प्रोटॉन डिस्कवर्ड होते ही, इस प्रोटॉन डिस्कवर होने की हेल्प से तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। इसका मतलब पहले प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, विच इज डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया, उसी के डिस्कवर होते ही जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब अगर प्रोटॉन इधर की तरफ मुकर रहा है तो उसने कहा कुछ रे इधर की तरफ आ रही है, अपोजिट टू द प्रोटॉन, अपोजिट टू द कैनाल रे। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? नेगेटिव, और उनको नाम दे दिया उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल उसने दे दिया ई माइनस, और प्रोटॉन का ही दे दिया पी प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट चार्ज। इनके जो नंबर है, नंबर, इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। जितने ही दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर इक्वल इन नंबर, नंबर दोनों के सेम है, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है। मास, प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कई गुना ज्यादा है, मींस कम से कम 2000 गुना ज्यादा है। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली, शुरू शुरू में अप्रोक्सीमेटली लिया था उन्होंने, प्रोटॉन का मास लगभग इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना है। इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी है। और या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से 2000 टाइम इज लेस, इतने थाउजेंड, लेकिन नंबर दोनों के सेम है। नंबर मतलब क्वांटिटी दोनों की सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज, एक प्लस एक माइनस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपैरेटिवली इतने टाइम लेस देन द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 2000 टाइम लेस है, शुरू शुरू में जब उन्होंने डिस्कवर किया। बाद में थोड़ा कम हो गया जब एग्जैक्ट नापा। तो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होते हैं, ये माइनस, ये माइनस क्या बता रहा है? इसका साइन माइनस है, डैश नहीं है। 1.6 इतने चार्ज होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब इसको 2000 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली किसका चार्ज, किसका मास आ जाएगा? प्रोटॉन का मास आ जाएगा। प्रोटॉन एनोड रे, कैथोड रे, जो किसने करी बेटे? ई गोल्डस्टीन ने बताया आपने। एनोड रे को ही हमने क्या नाम दिया? डिटेक्ट एबल टू प्रेजेंस द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। एनोड रे या कैनाल रे ही में से क्या निकली? पॉजिटिव रे निकली, जिसे क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन दे दिया। प्रोटॉन के बारे में क्या जानते हो? प्रोटॉन का चार्ज वही है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही सेम है, बस इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन के आगे प्लस है। मास ऑफ प्रोटॉन 1840। अब बाद में थोड़ा पाया गया, तो पहले 2000 बताया था, फिर और रिसर्च हुई तो बेटे क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली है। पेपर में अगर आएगा तो आप 1840 लिखोगे, अगर एमसीक्यू में 1840 या 2000 लिखा है तो आप 1840 पहले लिखोगे, क्योंकि पहले जो अप्रोक्सीमेटली था वो 2000 था, बाद में रिसर्च करते 1840 हो गया। इसके बाद उसने कहा, क्या नाम है, जब ये इलेक्ट्रॉन सर्च हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, जे जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन सर्च कर दिया, तो इसके पास दो चार्ज पार्टिकल अवेलेबल हो गए इस टाइम, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने अचानक, जे जे थॉमसन के दिमाग में आई, उसने क्या करा, इसका मतलब एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके का हो सकता है। किस तरीके का? एक तरबूज के आकार का हो सकता है, या एक पडिंग केक, आपने नाम सुना होगा बेटे, किसमिस पडिंग केक जो होता है बेटे, जिसमें सम ड्राई फ्रूट एम्बेडेड होते हैं। जब वो तरबूज खा रहा था, उसने कहा देखो तरबूज के दाने हैं, और तरबूज को अगर हम पूरा एटम मान लें, तो जो खाने वाला हिस्सा है, जो रेड पार्ट है जिसे हम खाते हैं, वो क्या एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है। उसने मान लिया कि पूरा का पूरा जो एटम है वो मेरा तरबूज है, और जो उसमें खाने वाला हिस्सा है, रेड पार्ट है जिसे हम खाते हैं, उसे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। और पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो उसमें बीज जो हैं, जो उसके तरबूज के बीज हैं, उसको उसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन है भी। तो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इलेक्ट्रॉन जिसे हमने क्या बोला है? दाने, बीज, उनका मास उस खाने वाले के जो खाते हैं, जो रेड पार्ट,
भाई खाने वाला पार्ट कौन सा है? रेड कलर, उसे हम खाते हैं, उसका मास उस बीज के दानों से कई गुना ज्यादा है। तो उसने ये मान लिया कि अगर हम वाटरमेलन को एक पूरा एटम ले लेते हैं, तो बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, जो अटैच है, एम्बेडेड है किसमें? रेड ऑडिबल ईडिबल पार्ट में, खाने वाले पार्ट में, जो जिसे हम खाते हैं, तो वो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हो गए। उसने तरबूज को क्या बना दिया? एक एटम का स्ट्रक्चर दे दिया। कैसे देखिए, एटम लाइक क्यूरेंट ड्राई फ्रूट इन द स्पेरिकल क्रिसमस पडिंग, जो बेटे केक टाइप होता है, या वाटरमेलन लिया, द पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक अ रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। वाटरमेलन का जो खाने वाला हिस्सा है, खाने वाला पार्ट है, वो रेड कलर का है। उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, वो एटम पूरे देखो एटम में फैले हुए हैं। वो जो लाल हिस्सा है, जो खाने वाला हिस्सा है, पूरे एटम में फैला हुआ है। लेकिन वाइल द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन इट लाइक सीड, देखो इलेक्ट्रॉन उसमें अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। किसमें? उस खाने वाले हिस्से एडिबल पार्ट में, रेड कलर का जो हम खाते हैं। इसका रेड कलर के पार्ट को उसने पॉजिटिव चार्ज कह दिया और दाने को उसने कह दिया नेगेटिव चार्ज। और उस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो थे एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज मींस रेड एडिबल पार्ट में एम्बेडेड है। सीड जो किसकी तरह बिहेव करेंगे? सीड की तरह इन वाटरमेलन। इसका मतलब सीड हमारा इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, और जो एडिबल पार्ट रेड कलर का है वो हमारा बिहेव करेगा पॉजिटिवली चार्ज, और पूरा का पूरा जो वाटरमेलन है, इट एक्ट एज अ एटम। अब थॉमसन ने एक थ्योरी बना दी कि एटम का संरचना, एटम का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो कि एटम जो है, जो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेयर। स्पेयर जो था, देखिए पॉजिटिवली कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। उसने ये बना दिया कि एटम इज द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। फिर उसने क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल इन नंबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, नंबर सेम है। अगर मान लो 1.6 इंटू टेन रेस टू पावर -19, 1.6 इंटू टेन रेस टू पावर -19 इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को इफेक्ट हो क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों, अगर दो प्लस हैं और दो ही माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो मीन्स नो चार्ज। तो उसने एक बात और कह दी कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण जो पूरा का पूरा एटम है, वो किसी कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं होता। मीन्स ना प्लस होता है, ना माइनस होता है, पूरा का पूरा चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। तो उसने ये प्रपोज दे दिया। ये क्या है? दिस इज द प्रपोज, या क्या नाम है, थ्योरी ऑफ एटम्स गिवन बाय जे जे थॉमसन। ये उसने थ्योरी दी कि एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़े हुए हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। पूरा का पूरा एटम किसी भी चार्ज का नहीं रहता। दो थ्योरी दी उसने। फिर उसकी कमियां आ गई। अब कमियां क्या आ गई? उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल, उसकी स्थिति मजबूत है या नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं कर पाए कि न्यूक्लियस भी उसमें है या नहीं है। कोई न्यूक्लियस है, क्योंकि बाद में तो न्यूक्लियस पता लगा। और उसने वो भी एक्सप्लेन नहीं किया जो बाद में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था, स्कैटरिंग मीन्स जब कोई भी पार्टिकल मूव करते हैं तो वो फैलता है, उधर की तरफ अट्रैक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, एटम की तरफ, या उससे दूर भागता है। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और कुड नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं कर पाया वो। और उस रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि स्कैटरिंग मीन्स एक अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड किया था, टकराया था किससे? किसी एक मेटल से, वो भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो उसने केवल ये बताया कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, जिसकी वजह से टोटल एटम का चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। बाकी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटम इज कंपोज ऑफ एंड म्यूचुअली बैलेंस देयर चार्ज, ये बता पाया। उसके बाद आ गया रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या दिया? रदरफोर्ड ने क्या दिया? देखो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड ने एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल लिया। अब व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल को हम लिखते हैं ऐसे, जिसका मास जिसका मास 4 यू होता है, 4 यूनिट, मास इज 4 यूनिट,
4u, और डबल चार्ज होता है। डबल चार्ज मीन चार्ज इसके अंदर 2 पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम पार्टिकल है जिसमें एटॉमिक और जिसमें चार्ज होंगे 2 पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और मास होगा इसका 4u। उसने हीलियम पार्टिकल लिया या अल्फा पार्टिकल लिया, उसने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया किसके साथ? थिन गोल्ड फॉइल के साथ। उसने गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड की एक हल्की सी फॉइल ली। अब गोल्ड फॉइल क्यों ली, कोई और मेटल का क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ये चाहता था कि पतले से पतला मेटल लिया जाए, वो मेटल लिया जाए जो सबसे पतला होगा, जिसे हम सबसे पतले में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सबसे थिन होगा, विच इज मोस्ट मेलिएबल, जिसे बोलते हैं मोस्ट मेलिएबल बोलेंगे। मेलिएबल मींस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू, पढ़ चुके हो आप, थिन शीट में, जिसे हम कम से कम पतली चादर बना सकते हैं। इतनी पतली कि उससे पतली कोई बन नहीं सकती। तो उसने गोल्ड की फॉइल ली, क्योंकि सबसे ज्यादा मेलिएबल गोल्ड है। अगर आपसे पूछे कि गोल्ड की क्यों ली, बिकॉज इट इज मोस्ट मेलिएबल। वो सबसे थिन वाली मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। उस थिन मेटल गोल्ड फॉइल के साथ वो उसने अल्फा पार्टिकल को टकराना चाह रहा था, स्ट्राइक करवाना चाह रहा था। तो ही सिलेक्टेड द गोल्ड फॉइल, उसने सिलेक्टेड किया गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। वो पतली से पतली लेयर मेटल की एलिमेंट की लेना चाहता था, जिसकी वजह से उसने गोल्ड फॉइल ली, क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे ज्यादा मोस्ट मेलेबल है। सबसे पतली चद्दर गोल्ड फॉइल की बना सकते हैं, गोल्ड की बना सकते हैं। गोल्ड फॉइल भी देखो, इतने पतली होने के बाद भी गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है, वो 1000 एटम को अगर हम कंबाइन कर दें, उस 1000 एटम के थिकनेस के बराबर होती है। अब लगा लीजिए कि एटम की थिकनेस कितनी बराबर है, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी कम थिकनेस थी। फिर उसने लिया एक अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज, डबली चार्ज आपको बोला है, 2 प्लस चार्ज एंड हीलियम आयन है। एक तरह से क्या है, हीलियम आयन। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल एक तरह से हीलियम आयन है। हैव ए मास ऑफ 4u, 4u मास है, एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस हीलियम पार्टिकल में, इस अल्फा पार्टिकल में एनर्जी काफी मात्रा में होती है। उसने वो अल्फा पार्टिकल क्यों लिया? क्योंकि उसके अंदर काफी एनर्जी थी, जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी। It was expected that the alpha particle would deflect by the subatomic particle in the gold atom because alpha particle were much heavier than the proton. उसको ये उम्मीद थी, किसको? रदरफोर्ड को ये उम्मीद थी, अगर मैं अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में पास करूंगा, अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल में से टकराऊंगा, तो ये गोल्ड फॉइल इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर देगी? क्या कर देगी? डिफ्लेक्ट कर देगी, या अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को डिफ्लेक्ट कर देगी। अब कौन करेगा? इसका मतलब अल्फा पार्टिकल भारी है, गोल्ड फॉइल पतली है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्या कर देगी? डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब कौन करेगा? अल्फा पार्टिकल करेगी या गोल्ड फॉइल करेगी? ध्यान रखना इस चीज का। तो लेकिन उसको, उसने तो सोचा था ये, लेकिन उसने बाद में इसके सोचा कि हो सकता है क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्ट करे, क्योंकि गोल्ड फॉइल में क्या है बेटे? प्रोटॉन है, और इसमें भी क्या है? प्रोटॉन है। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इज मच हैवियर देन, फिर भी क्या करा है? अल्फा पार्टिकल क्या है बेटे? अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन है उसके अंदर, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। तो अल्फा पार्टिकल भारी होगा किससे? प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन हल्के हैं। भाई एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एटम भारी होगा किससे? प्रोटॉन से। अल्फा भारी होगा किससे? न्यूट्रॉन से। अल्फा हर सब एटॉमिक पार्टिकल से भारी होगा। उसने ये सोचा, उसने एक उम्मीद की थी कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा किससे? गोल्ड फॉइल उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, गोल्ड फॉइल के एटम उसको हटा देंगे, गोल्ड फॉइल के एटम उसको हटा देंगे। तो अब क्या हुआ उसमें? द फॉलोइंग, जब उसने देखा, जब गोल्ड, ध्यान रखिए आपके बुक में देखिए, ये कुछ उसमें एटम पार्टिकल थे बेटे, गोल्ड फॉइल में कुछ छोटे छोटे से एटम थे। जब उसने अल्फा पार्टिकल पास किया इसमें, जब इसमें अल्फा पार्टिकल इसमें पास किया गोल्ड फॉइल में, तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? सीधे भाग जा रहे थे, सीधे स्ट्रेट लाइन। ये 2 और ये 4 कुछ तो सीधे चले जा रहे थे, कुछ तो सीधे चले जा रहे थे। जो सीधे जा रहे थे, उससे ये पता लग रहा था कि इसका मतलब इस गोल्ड फॉइल जो एटम है, इसके अंदर काफी स्पेस है। जो सीधे मूव कर रहे थे, इसका मतलब इन एटम के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अगर उस गोल्ड फॉइल में टकराया, गोल्ड फॉइल से टकराया और सीधा गया, सीधा जाने का मतलब है उस एटम के अंदर
कुछ ना कुछ जगह ज्यादा खाली है, जिसकी वजह से ज्यादातर ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे चले गए, सीधे पास हो गए। क्यों पास हुए? किसका मतलब उनके बीच में जगह खाली है। कुछ जो है, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, टकराए, टकराने के बाद क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, किसी एक स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, कोई लार्ज एंगल में, कोई स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ पार्टिकल एक एंगल पर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए। इससे उसने क्या निकाला? उसने ये निकाला कि अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो पॉजिटिव हैं, वो आपने बता रखा है, प्रोटीन। क्योंकि प्लस और प्लस लाइक चार्ज हमेशा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो इसका मतलब अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल जिससे टकरा रहा है, गोल्ड फॉयल के एटम से टकरा रहा है, तो गोल्ड फॉयल के एटम में ऐसे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो पॉजिटिव चार्ज हैं। और इससे ये पता लगा लिया कि इसका मतलब अल्फा पार्टिकल तो है पॉजिटिव, इसका मतलब एटम के अंदर भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल क्या ऑलरेडी पॉजिटिवली था। से ये निकाला रिजल्ट उसने। तीसरा क्या करा, कुछ देखो 12,000 में से एक पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल टकराए, 12,000 अगर पार्टिकल पास किए, उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था, 12,000 से ज्यादा टकराए, एक पार्टिकल ऐसा था, टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस आ गया, बाउंसिंग बैक हो गया, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक हो गया। जो बाउंसिंग बैक हुआ, जो टकरा कर वापस आ गया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस एटम, उस गोल्ड फॉइल में जो एटम है, एटम के अंदर ऐसी कोई सॉलिड चीज है जो उससे टकराती है और टकराकर वापस आ जाती है, और को वो काफी भारी है, जो हीलियम पार्टिकल भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, और उससे टकराकर वापस आ गया, टकराकर वापस कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तीनों से हमें पता लगा कि इसका मतलब एटम के अंदर स्पेस है, एटम क्या है बेटे, उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल हैं पॉजिटिवली, और तीसरा उसके अंदर काफी क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिससे टकराकर वापस आया, जिससे टकराकर वापस आए। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखो कई बार गेम खेलते हो फिट्टूग्राम, बच्चे क्या करते हैं, एक पत्थर रख लेते हैं, पत्थर के ऊपर छोटे छोटे पत्थर और रख देते हैं, एक यहाँ खड़ा रहता है एक बच्चा, और बॉल ले लेता है, बॉल से इसको, रबड़ बॉल से इसको स्ट्राइक करता है। अगर स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद अगर वो नीचे वाले बड़े वाले पत्थर से टकराएगा तो वापस आ जाएगा, अगर ये वाले छोटे छोटे पत्थर से टकराएगा तो टकरा के बॉल इधर उधर जाएगी। वही सेम है, क्योंकि इसका मतलब ये सॉलिड है काफी, नीचे वाला, ऊपर वाला इसका मतलब डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो इसके पार्टिकल चार्ज है वो इसके चार्ज है। और कुछ क्या है बेटे, मारते निशाना, निशाना नहीं लगता तो सीधी चली जाती है, इसका मतलब इसके आसपास में काफी जगह खाली है। तीन कंडीशन वो इसमें निकाली, तो वो इससे क्या रिजल्ट निकला, देखो ध्यान से। जब उसने ऑब्जर्वेशन देखा तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल में। Most of the alpha particle were deflected by the foil in a small angle. कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे एक स्मॉल एंगल में, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो गया, तो स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे थे। लेकिन 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंस हो रहा था, टकरा कर वापस आ रहा था। ध्यान रखना बेटे, तीन चीजें, कुछ तो सीधे स्ट्रेट मूव हो रहे थे, कुछ स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ रिबाउंस हो गए। तीनों कंडीशन। अब तीनों से रिजल्ट क्या निकाला उसने, रदरफोर्ड ने उन तीनों से क्या रिजल्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ, इसका मतलब जो सीधी पास हो रहे थे, जब अल्फा पार्टिकल को हमने गोल्ड फॉयल में पास किया, जो सीधे जा रहे थे, उससे क्या रिजल्ट निकाला, उससे रिजल्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब जितने भी अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, उससे रदरफोर्ड ने ये प्रूफ किया कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, जिससे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्ट। क्योंकि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहे थे, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, तो इसका मतलब जितने भी अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, सीधे जा रहे थे। इससे रिजल्ट निकाल दिया भी बहुत सारी जगह खाली है उस एटम के अंदर। दूसरा क्या रहा था, कुछ जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, सम फ्यू पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से भटक रहे थे, सीधे जा रहे थे, एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑक्यूपाई द लिटिल स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल एटम से टकरा रहे थे, इससे ये पता लगा टकरा कर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब उस एटम के अंदर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने भी जगह घेर रखी है उस एटम के अंदर, और वो जगह घेर रखी है, उसका नाम क्या है वो आपको पता है। इसका मतलब उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है, जिसने क्या कर दिया, इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव डिफ्लेक्ट होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव डिफ्लेक्ट होते हैं। लाइक चार्ज डिफ्लेक्ट आपने पढ़ा है, रिपेल जिसे बोलते हैं आप।
तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज था, तो एटम से टकराया, गोल्ड फॉइल के, है ना, मेटल के एटम से टकराया, तो इसका मतलब डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब उस एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से ये हमारी अल्फा पार्टिकल scattered हुआ. A very few small fraction of the alpha particle are deflected at 180 angle, indicating that positively charged and mass gold of atom concentrate in a small volume within the atom. इसका मतलब ये क्या करा, जब कुछ पार्टिकल टकराए, टकराने के बाद क्या हो गए, रिबाउंस हो गए, 180 एंगल पर वापस आ गए, सीधे ही वापस आए, आगे नहीं गए, सीधे वापस आ गए बेटे, जिसे हम 360 भी कहते थे, लेकिन यहाँ पर बेटे 180 पर ही वापस आ गए, उस टकराए सीधा वापस आ गए, टकराए सीधा वापस आ गए, सर्कल नहीं बनाया उन्होंने, टकरा के सीधा आ गए। जब वो स्ट्रेट वापस आ गए, बाउंसिंग हो गए, तो इससे ये पता लग गया कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जिसका जिसका जगह, जिसमें बहुत कम जगह तो घेर रखी है, लेकिन है बड़ा सॉलिड। इसका मतलब पूरे पूरे एटम का मास उस छोटे छोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट में कंसंट्रेट है। सबसे भारी वही एटम के अंदर सबसे भारी चीज वही है जो टकरा कर वापस आया, जिससे टकरा कर वापस आया। अब उसका नाम क्या दिया उसने, उसका नाम उसने न्यूक्लियस दिया, आगे दिया देखेंगे ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ द रदरफोर्ड ने कुछ नाम दिए, देखो क्या नाम दिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे मान लो ये है, ये आपको मैंने जैसे बताया था स्ट्रक्चर ये रहा, इसका मतलब ये न्यूक्लियस है। एटम इतना बड़ा है, लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे थे अल्फा पार्टिकल, वो इसकी वजह से हो रहे थे। इसका मतलब इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज। और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं अभी बताएंगे आपको। ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। पूरे एटम का मास, पूरे एटम का मास कहाँ कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस में। The mass of atom, the mass of whole atom is concentrated at the nucleus. न्यूक्लियस ही वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है जहां पर पूरे एटम का मास कंसंट्रेट होता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और पूरे एटम का मास हमारा इस न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो इतना छोटा है एटम के कंपेयर में। इसका मतलब एटम का साइज काफी बड़ा है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। लेकिन न्यूक्लियस एटम का वो पार्ट है जहां पर पूरा मास कंसंट्रेट होता है, जहां पर पूरा मास कंसंट्रेट होता है। होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सॉलिड ऑब्जेक्ट और पॉजिटिवली चार्ज। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। और न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से काफी छोटा होता है। तो इससे वो उसने आउटपुट निकाली। अब उसमें फिर कमियां आ गई। कमियां क्या थी, देखो ड्रॉबैक में भी कमियां थी। जब इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जैसे ही चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाते लगाते उनको चक्कर आ जाएगा। चक्कर आते क्या होंगे, एनर्जी लॉस करेंगे। एनर्जी लॉस करेंगे तो वो क्या होंगे, एनर्जी लॉस करते ही, जैसे हम एक सर्कल पर चक्कर लगा रहते हैं, तो एक ऐसे क्या होता है बेटे, हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, जिससे हम गिर जाते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, दे रेडिएट एनर्जी। रेडिएट एनर्जी के बाद वो क्या होंगे, फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस, जिससे एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो एटम अनस्टेबल हो जाता है। तो रदरफोर्ड ने भी, इसका ड्रॉबैक क्या है, इट अनेबल टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इट गेट लॉस एनर्जी, एंड नाउ दिस विल बी